नमस्कार। सभी को वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री महाकाल, राम राम। कैसे हैं आप सभी लोग? जी, एक बार फटाफट जुड़ जाइएगा आप, है ना। और आपकी यूनिट 1 में अर्थशास्त्र वर्ग 1 में आपने एक टॉपिक देखा होगा, उसमें लिखा है अर्थशास्त्र के भारतीय एवं पाश्चात्य विचारक। ठीक है, तो ये समझेंगे कि सुम्पीटर ने क्या बोला है, पीगू ने क्या बोला है, अल्फ्रेड मार्शल ने क्या बोला है, एडम स्मिथ ने क्या बोला है, कार्ल मार्क्स ने क्या बोला है, से ने क्या बोला है, मिल ने क्या बोला है। ऐसे अगर मैं देखता हूं तो पाश्चात्य विचारक में मुझे लगभग 11 विचारक मिले, जिन्होंने अर्थशास्त्र की अलग अलग बातों को यहाँ पर जिक्र किया है। उन्हीं को हमें डिस्कस करना है और उसके बाद हम भारतीय विचारक भी देख लेंगे। तो जितने लोग हैं, एक बार सभी लोग सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए और एक बार सभी को इन्फॉर्म कर दीजिए कि क्लास स्टार्ट हो गई है। और उसके बाद हम विधिवत तरीके से जो है वो क्लास को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, और कोशिश करूंगा जी, रानी जी, अमित जी, वेरी गुड आफ्टरनून, है ना। चलो, भारतीय विचारक भी देखेंगे और इसमें हम एक एक चीज डिस्कस करेंगे। अभी आपको पता होगा कि प्रदीप सर के बर्थडे के उपलक्ष्य पर कुछ ऑफर चल रहे हैं, है ना। तो आप इनका भी लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, आप इनका भी लाभ उठा सकते हैं। एप्लीकेशन पर आप जो है कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक जी, भारती जी, काजल जी, रानी जी, हाँ, सभी को वेरी गुड आफ्टरनून। चलो, एक एक करके बात करते हैं। जैसे यहाँ पर एमपी टेट वर्ग 1 का कोई सा भी आप कोर्स परचेज करते हैं एप्लीकेशन पर, ये ऑफर 5 तारीख तक रहने वाला है। आज 1 तारीख है। 1699 रुपये में आप इसको परचेज कर सकते हैं। एमपी टेट हिंदी का अगर आप मेंस का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वर्ग 1 के लिए तो 1499 है, आप देख सकते हैं। और छावा 2.0 जो 999 का था वो अभी 799 का है, आप इसको परचेज कर सकते हैं। ईएसबी का फाउंडेशन अगर आपको चाहिए या एसएससी का फाउंडेशन चाहिए तो वो आपका 999 में मिल जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा यूपी एसआई, राजस्थान एसआई, यूपी कांस्टेबल के लिए अगर आपको हिंदी पढ़ना है तो एक रामबाण बैच है। इसमें मात्र आपको 99 रुपये लगेंगे और आपका पूरा हिंदी व्याकरण जो है इन स्टेट्स के एसआई और कांस्टेबल्स के लिए, राजस्थान यूपी के लिए पढ़ाया जाएगा। सी टेट फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर 799 है ना। इसके अलावा एसएससी व्यापम का मैं बता ही चुका हूँ आपको। देखो, अगर आपको टेलीग्राम में नहीं हो आप, क्योंकि टेलीग्राम में बहुत सारा फ्री कंटेंट डालते हैं हम लोग, है ना। हमारी टीम के द्वारा क्विज भी करवाए जाते हैं, तो टेलीग्राम मस्ट है, आप लोगों के लाभ के लिए है, आप लोगों के हित के लिए है। तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, है ना। टेलीग्राम ज्वाइन करने से आपको जो पीडीएफ हैं, क्विज हैं, है ना, जो आप यहाँ पर क्वेश्चंस बहुत सारे देख सकते हैं, पीवाईक्यू देख सकते हैं। अगर आपने टेलीग्राम के अलावा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर भी बहुत सारी पोस्ट आपके काम की डलती रहती हैं। पाश्चात्य विचारक में सबसे पहले जी तरुण, रानी, पारू। ठीक है, आओ अब बात कर लेते हैं। बहुत कर लिया प्रमोशन, बहुत बेच लिए बैच, अब करते हैं काम की बात, है ना। जी, गीता सेनानी जी, वेरी गुड आफ्टरनून। यहाँ पर सबसे पहले हम सुम्पीटर की बात करते हैं। ये एक पाश्चात्य विचारक है। पहले तो पाश्चात्य का मतलब समझिए। एक तो होते हैं वेस्टर्न फिलोसफर, जो वेस्टर्न फिलोसफी देते हैं, मतलब यूरोप के पश्चिमी, पश्चिमी से ही बना है पाश्चात्य, है ना। पश्चिमी से ही बना है पाश्चात्य। तो जितने भी आपको पश्चिमी देश देख रहे हैं, जैसे जर्मनी है, इंग्लैंड है, इसी में जो जन्मे अर्थशास्त्री, उन्हीं को हमने क्या बोला है, तो पाश्चात्य विचारक बोला है। अगर मैं सुम्पीटर महोदय की बात करूं तो इसका जन्म 1833 में होता है और ये किसी न किसी अर्थशास्त्री से प्रभावित हैं, है ना। हाँ, गुरुजी वर्ग 1 राजनीति विज्ञान की पात्रता परीक्षा की क्लास क्यों नहीं लेकर आए हैं? आते हैं, चल रहा है ना, एप्लीकेशन पर विधिवत चल रहा है गोविंद जी, है ना। नमस्ते भैया। तो सुम्पीटर की अगर मैं बात करूं तो इनका जन्म 1833 में होता है। ये सवाल सर ये आप क्यों बता रहे हो? ये माहौल बनाने के लिए बता रहा हूं। क्या हमसे जन्म पूछा जा सकता है? जीवन में नहीं पूछेगा। फिर सर ये क्यों बताया? क्योंकि अगर मैं तुम्हें डायरेक्ट बताता कि ये भाई साहब सुम्पीटर जो है ये सीधा आया और इसने पूंजीवाद के अंत की बात करी है, और इसका जो ये जो प्रभावित है वो कार्ल मार्क्स से प्रभावित है। इसके अलावा कार्ल मार्क्स के अलावा ये जो है एक और अर्थशास्त्री का नाम लिखा है फिशर। और कार्ल मार्क्स का जब भी आप थ्योरी पढ़ते हो तो कार्ल मार्क्स हमेशा बोलता है कि पूंजीवाद का अंत करो और समाजवाद को पूंजीवाद के स्थान पर लेकर आओ। सर ये पूंजीवाद क्या होता है? सर ये समाजवाद क्या होता है? इन्हीं सब संकल्पनाओं को पढ़ना है हमें आज के सेशन में। जैसे इनका जन्म 1833 में होता है और इनके जीवन में कार्ल मार्क्स का और फिशर का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। अब मैं अगर बात करूं कि कार्ल मार्क्स की थ्योरी क्या है, तो जवाब होगा कि कार्ल मार्क्स जो है ये पूंजीवाद का सफाया करना चाहते थे, पूंजीवाद का अंत करना चाहते थे। पूंजीवाद में क्या होता है, जितने भी संसाधन होते हैं
जितने भी संसाधन होते हैं वो निजी लोगों का उन पर अधिकार होता है। और समाजवाद में होता है कि वो समानता पर काम करता है समाजवाद, और संसाधनों पर जो है सरकार का क्या होता है, तो सरकार का जो है अधिकार होता है, और सरकार जो है समानता के आधार पर क्या करती है, तो वितरण करती है उन संसाधनों का। तो आपको सीधी एक लाइन याद रखनी है कि समाजवाद का मतलब वो है कि जहां पर संसाधनों पर नियंत्रण सरकार का हो और सरकार समानता के सिद्धांत पर उन सबका वितरण करे। और जबकि पूंजीवाद में निजी संपत्ति बढ़ती जाती है लोगों की, है ना। क्योंकि आप देखना, रूस जो सोवियत संघ था 1991 के पहले, उसने क्या किया, जब वो वेस्ट की तरफ बढ़ने लगा, पश्चिम की तरफ बढ़ने लगा, तो पूंजीपति डर गए थे, क्योंकि उनको ये डर लग रहा था कि कहीं हमारे यहाँ पर भी क्या ना आ जाए, कहीं हमारे यहाँ पर भी रूस जैसा समाजवाद ना फैल जाए। क्योंकि जब मैं पश्चिम के देशों की बात करता हूँ, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे इटली हो, जब मैं इन देशों की बात करता हूँ, तो ये पूरे के पूरे पूंजीपति देश हैं। कैसे हैं? पूंजीपति देश हैं, कैपिटलिज्म चल रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर संसाधनों पर या पूंजी पर जो नियंत्रण है वो सरकार का नहीं है, वो निजी लोगों का है ना। वो सरकार का नियंत्रण नहीं है। तो पूंजीवादी संकल्पना क्या है? तो पूंजीवादी सिद्धांत वह है जहां पर संसाधनों पर नियंत्रण किसका हो, तो निजी लोगों का हो, हमारा और आपका हो। और समाजवाद में संसाधनों पर नियंत्रण किसका होता है? सरकार का होता है। और समाजवाद वहां पर होता है जहां पर जनसंख्या अधिक होती है। अभी मैं एक आपको माल्थस का सिद्धांत भी बताऊंगा। माल्थस बोलता है कि जनसंख्या बढ़ती है गुणक के फॉर्म में, मतलब जियोमेट्रिकल फॉर्म में जनसंख्या बढ़ती है, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, है ना, इस तरीके से बढ़ती है। और जबकि जो फूड बढ़ रहा है, जो खाद्य बढ़ रहा है, वो अर्थमेटिक फॉर्म में बढ़ता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। खाद्यान्न ऐसे बढ़ता है और जनसंख्या जियोमेट्रिकल फॉर्म में बढ़ती है, तो वो फिर बैलेंस नहीं बन पाता है ना। हाँ, तो अगर मैं बात करता हूं आपसे कि इन्होंने सबसे पहले क्या बोला है, देखो, कार्ल मार्क्स से प्रभावित हैं तो पूंजीवाद का अंत करने की बात करेंगे, और पूंजीवाद का अंत करेंगे तो इसके स्थान पर ये क्या लाना चाहते हैं? समाजवाद लाना चाहते हैं। इनने एक आर्थिक विकास की प्रक्रिया में ये बोला है, जब इन्होंने बोला कि भैया जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो क्या है, इनसे पूछा गया, तो उन्होंने बोला कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया में हमेशा क्या होता है, जैसे हम हमेशा एक ही बात करते हैं कि सर जो हमारा भारत देश है वो आज विकासशील है, और इसे हमें 2047 तक मोदी जी की सरकार ने, है ना, 2047 तक @2047 तक इन्होंने बोला है कि हम भारत को डेवलप्ड बनाएंगे। तो सर अभी क्या है? अभी डेवलपिंग है, अभी हम विकासशील हैं, हम विकसित होते जा रहे हैं धीरे धीरे, है ना। मोदी ने आज से बहुत साल पहले बात करी थी 2019 में कि हम बुलेट ट्रेन लेकर आएंगे। ये भी एक विकसित भारत का सपना था कि भाई विकसित भारत में बुलेट ट्रेन चलेगी, लेकिन आज तक उसका मुझे एक पिलर भी दिखाई नहीं दिया है। वंदे भारत के लिए भी आपने अलग से ट्रैक नहीं बिछवाया, उसी ट्रैक पर चला रहे हो। और वो विकसित भारत की बात कर रहे हो, 120 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा मैंने वंदे भारत को चलते नहीं देखा है, ठीक है। तो यहां पर आर्थिक विकास की प्रक्रिया का मतलब ये है, इन्होंने बोला है कि जब भी आप आर्थिक विकास की बात करते हो तो आर्थिक विकास में क्या होते हैं, लोग नई नए आयामों को, नई नई प्रक्रियाओं को अपनाते हैं। हमें पता है कि जनसंख्या बढ़ रही है, हमें पता है कि टेक्नोलॉजी का युग है, प्रौद्योगिकी का युग है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर नई नई जब टेक्नोलॉजी यूज करते हो आप, तो आप क्या करते हो, एक उच्च या शिखर पर जाते हो, है ना। एक शिखर पर जाते हो, फिर उसके बाद मंदी आना तय होती है। मतलब इन्होंने बोला कि एक उच्चतम पॉइंट होगा और एक निम्नतम पॉइंट होगा। आर्थिक विकास को करना है तो इसमें आपको नए नए तरीकों को अपनाना पड़ेगा, नई नई नीतियों को बनाना पड़ेगा, नई नई योजनाओं को लागू करना पड़ेगा, है ना। यहां पर इसके अलावा अध्ययन प्रणाली, तो आपको पता होगा कि अर्थशास्त्र के अध्ययन की केवल 2 ही प्रणालियां तुम्हारे मास्टर ने पढ़ाई हैं, है ना। अगर मैं इनके स्टडी सिस्टम की बात करता हूं तो 2 ही टाइप के हैं, एक आगमन प्रणाली है और एक निगमन प्रणाली है। जिन लोगों ने अध्ययन प्रणाली का लेक्चर नहीं देखा है तो मैं पहले डाल चुका हूं यूट्यूब पर भी, आप उसको बहुत अच्छे से देख सकते हो। तो आगमन और निगमन प्रणाली, इन्होंने दोनों का समर्थन किया है कि अर्थशास्त्र का अगर आपको अध्ययन करना है तो आप आगमन और निगमन दोनों प्रणाली का आप क्या ले सकते हो, सहारा ले सकते हो। एक प्रणाली के भरोसे अर्थशास्त्र का अध्ययन नहीं किया जा सकता है। इन्होंने बोला है एक व्यापार चक्र का सिद्धांत, इन्होंने एक व्यापार चक्र का सिद्धांत दिया है। हाँ, मैं बढ़िया हूं, आप लोग भी बढ़िया होंगे, उम्मीद यही है ना। इसको व्यापार चक्र के सिद्धांत को रचनात्मक विनाश का सिद्धांत भी कहा जाता है ना। इसे रचनात्मक विनाश का सिद्धांत भी कहा जाता है, रचनात्मक विनाश का सिद्धांत भी कहा जाता है, रचनात्मक विनाश का सिद्धांत। इन्होंने बोला है कि भाई जब भी नई प्रौद्योगिकी आएगी, जब भी नई नई चीजें आएंगी तो पुराने जो उद्योग धंधे होंगे वो नष्ट हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है ना। जैसे मान लो पहले स्कूटर चलता था चेतक के नाम से,
अब वो स्कूटर जो है बिकना बंद हो गया है मार्केट। अब जो वो स्कूटर बनाने वाले उद्यमी हैं, या जो जिनको वो वाला चेतक स्कूटर जो बनाना आता था, अब वो तो बेचारे बेरोजगार हो गए ना, क्योंकि उन्हें तो केवल चेतक बनाना आता है, उन्हें ओला का स्कूटर, एथर का स्कूटर बनाना नहीं आता है। क्योंकि वर्तमान में तो आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक स्कूटर चल रहे हैं, है ना। तो वो तो बेचारे उद्योग धंधे चौपट हो गए, क्योंकि इलेक्ट्रिक से वो फिमलर ही नहीं है। बिल्कुल सही बात बोल रहे हो आप। तो इससे क्या होता है, इससे विनाश होता है, व्यापार चक्र चलता रहता है। एक जमाना था जब चेतक स्कूटर का रौला था, कहने का मतलब उसका ऑरा था, हम एक तरफ उसको झुकाकर स्टार्ट करते थे। आपके दादाजी आपके घर में देखे होगा आपने कि चेतक वगैरह रहे होंगे, है ना। एक तरफ उसका इंजन होता था, बहुत भारी सा होता था वो। तो व्यापार चक्र का सिद्धांत ये बोलता है कि इसमें जो है नई प्रौद्योगिकी के आने से चार टाइप की चीजें चलती हैं। पहले विस्तार होता, शिखर पर जाता है, फिर आपका संकुचन स्टार्ट होता है, और फिर गर्त पर आना तय है। इसी को व्यापार चक्र इन्होंने बोला है। पहले अर्थव्यवस्था का विस्तार होता है, विस्तार के बाद धीरे से अर्थव्यवस्था शिखर पर पहुंच जाती है, उसके बाद अर्थव्यवस्था का संकुचन स्टार्ट हो जाता है, और फिर उसके बाद अर्थव्यवस्था गर्त में चली जाती है। तो इस तरीके से इन्होंने व्यापार चक्र को डिस्कस किया है, व्यापार चक्र की कुछ इस तरीके से व्याख्या करी है। आपके एग्जाम में एग्जामिनर डायरेक्ट सवाल पूछेगा कि सुम्पीटर का जो आर्थिक विचार था, है ना, सुम्पीटर का जो आर्थिक विचार था वो व्यापार चक्र से संबंधित क्या है। तो आप बताएंगे कि आर्थिक विचार में इन्होंने व्यापार चक्र का सिद्धांत दिया है, और इन्होंने बोला है कि पहले विस्तार होगा, फिर शिखर पर पहुंचेगी, और उसके बाद शिखर मतलब एक उच्च बिंदु पर पहुंच जाएगी अर्थव्यवस्था, और इसके बाद उसमें संकुचन स्टार्ट हो जाएगा, और फिर धीरे से वो गर्त में भी चली जाएगी। जब मैं बात करता हूं लाभ का नवयोजन सिद्धांत, मतलब यहां पर क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। लाभ का नवयोजन सिद्धांत क्या होता है कि जब भी आपको कुछ नया करना है, मतलब हर एक उद्यमी ये चाहता है, हर एक साहसी व्यक्ति यह चाहता है। अब उद्यमी कौन, तो ये हमारे एप्लीकेशन के स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से पता होगा कि उद्यमी कौन होता है। जिसमें जोखिम वहन करने की क्षमता होती है वह उद्यमी कहलाता है। जोखिम वहन करने की क्षमता जिसमें होगी वो क्या कहलाएगा, उद्यमी कहलाएगा। और वो नए नए तरीके खोजेगा कि उसको लाभ, क्योंकि वो क्या चाहता है, वो उत्पादन की लागत को कम से कम रखना चाहता है और लाभ ज्यादा से ज्यादा कमाना चाहता है। अच्छा सर, ऐसा है, हाँ। अब उत्पादन की लागत क्या है सर, उत्पादन की लागत वह है कि जब हम उत्पादन के साधनों पर जो किया गया खर्चा होता है उसको हम उत्पादन की लागत कहते हैं। सर ये अब उत्पादन की लागत क्या है, उत्पादन के साधन क्या हैं, तो उत्पादन के साधन, उत्पादन की लागत, ये छोटे छोटे से टर्म्स हैं, ये आपको समझना पड़ेंगे, है ना। ये छोटी छोटी सी शब्दावली है जो आपको बहुत ज्यादा परेशान करती है। जैसे मैंने बोला, एक पॉइंट में ये लिख रहा हूं उत्पादन के साधन, ध्यान से सुनिएगा, है ना। और उत्पादन के 5 प्रमुख साधन हैं, कमेंट करके बताओ कौन कौन से उत्पादन के प्रमुख साधन, उत्पादन के साधन। और मैंने बोला एक आपका उत्पादन में लागत, क्योंकि हर एक उद्यमी कम से कम लागत पर, उद्यमी क्या करता है, उद्यमी क्या है, तो उद्यमी वो है जो जोखिम वहन कर ले, रिस्क को क्या करे, जोखिम वहन करने की क्षमता जिसमें हो, रिस्क वहन करने की क्षमता, जोखिम वहन करने की क्षमता हो, घाटा हो फायदा हो, काम तो करना है साहब, जोखिम वहन करने की क्षमता उद्यमी में होता है। और हर एक उद्यमी क्या करना चाहता है, अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहता है। हर एक उद्यमी अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहता है, ये उसकी मंशा होती है ना, कमाना चाहता है। और जब वो लाभ कमाना चाहता है तो जो भी उसके उत्पादन की लागत है, जो भी उसके उत्पादन की लागत है वो कम रखना चाहता है, उत्पादन की लागत को कम रखना चाहता है, उत्पादन की लागत को कम से कम रखना चाहता है। ठीक है सर, हम समझ गए कि कम से कम जब हम उत्पादन की लागत को रखेंगे तब हम अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। जैसे एक मैं उपभोक्ता की बात करता हूं, कंज्यूमर की बात करता हूं, तो कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा संतुष्टि चाहता है, ज्यादा से ज्यादा उपयोगिता चाहता है, ज्यादा से ज्यादा यूटिलिटी चाहता है, और वो कम से कम खर्च करना चाहता है, कम से कम व्यय पर अधिक से अधिक संतुष्टि एक उपभोक्ता चाहता है। ऐसे ही जो एक उत्पादक वर्ग होता है, जो उद्यमी वर्ग होता है, वो उत्पादन की लागत को कम रखकर अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहता है। जब मैं सर ये उत्पादन के प्रमुख साधन पर बात करता हूं तो यहां पर मुझे, आपको एक उद्योग लगाना है तो भूमि चाहिए पड़ेगा, हाँ। भूमि के साथ साथ आपको श्रम चाहिए पड़ेगा, हाँ। हम अकेले तो काम नहीं कर सकते, इसके अलावा हमें पूंजी चाहिए पड़ेगा, हाँ। इसके अलावा हमें एक ऑर्गेनाइजेशन, संगठन चाहिए पड़ेगा, बहुत सारे लोग मैनेजमेंट के लिए भी चाहिए पड़ेंगे, हाँ। और इसके अलावा हमें जोखिम वहन करने वाला एक व्यक्ति भी चाहिए पड़ेगा जिसका नाम मैंने बोला है उद्यमी, है ना। इन पांच चीजों को क्या बोला जाता है, उत्पादन के साधन बोला जाता है। इन 5 चीजों को उत्पादन के साधन बोला जाता है।
मेरी खुद की जमीन है उससे कोई मतलब नहीं, मेरे माता पिता की है उससे कोई मतलब नहीं, मेरे दादा परदादाओं की है उससे कोई मतलब नहीं। अर्थशास्त्र में हमेशा आप भूमि का क्या दोगे, लगान या किराया दोगे। पुराने शब्दों में बात करें तो लगान। बाकी आज जैसे तांडव में मैं क्लास ले रहा हूं तो हम भी एक इसका रेंट देते हैं हर महीने। यहां पर बहुत सारे श्रमिक काम करते हैं तो उनको क्या दिया जाता है, उनको पारिश्रमिक दिया जाता है। अगर आपको ये पारिश्रमिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको वेतन लिख लीजिए कि वेतन दिया जाता है। अगर मेरे पास खूब बाप दादाओं की पैसा है, पूंजी है, मुझे खूब सारा 1 करोड़ रुपए मिला है कि जाओ बेटा तुम जो है बिजनेस कर लो, व्यापार कर लो, लेकिन ये काउंट नहीं होगा क्योंकि पूंजी, मुझे तो अर्थशास्त्र ये मानता है, अर्थशास्त्र ये मानता है कि आपके पास जो पूंजी है आप उसका क्या करोगे, आप उसका हर महीने ब्याज दोगे, है ना। आप उसका हर महीने क्या दोगे, ब्याज दोगे। तो ये जो खर्चा हो रहा है कि मैं भूमि पर लगान या किराया दे रहा हूं, श्रम पर पारिश्रमिक दे रहा हूं, पूंजी पर ब्याज दे रहा हूं, इसी को जो ये खर्च हो रहा है उत्पादन के साधन पर किया गया व्यय। यहां पर मैं लिखूं अगर उत्पादन के साधन पर, उत्पादन के साधन पर किया गया व्यय, किया गया व्यय या खर्चा, व्यय को खर्चा भी बोल सकते हैं। किया गया खर्चा ही क्या होती है, किया गया खर्चा ही उत्पादन लागत होती है। ये छोटे छोटे से शब्द हैं, ये आपको आना चाहिए। ये छोटे छोटे से शब्द हैं, ये आपको आना चाहिए। अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई तो, अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई हो तो थम्स अप कर दो। उत्पादन के साधनों पर जो खर्चा होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, तो उसी को हम उत्पादन की लागत बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, तो उत्पादन की लागत बोलते हैं। क्या मैं इतनी बात आपको समझा पाने में सफल रहा? यस एंड नो, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। आर्थिक विकास की प्रक्रिया में कभी तेजी आएगी तो कभी कमी देखने को मिलेगी, है ना। अध्ययन प्रणाली में आगमन और निगमन दोनों का समर्थन करते हैं, आगमन का भी समर्थन करते हैं और निगमन का भी समर्थन करते हैं। और लाभ का नवयोजन सिद्धांत मतलब ये नई नई योजनाएं बनाते हैं। ये क्या करते हैं, तो नई नई योजनाएं बनाकर, नई नई योजनाएं बनाकर, है ना, नई नई योजनाएं बनाकर ये लोग क्या करते हैं, तो नई नई योजनाओं के माध्यम से लाभ कमाने के बारे में सोचते हैं कि भाई हम क्या ऐसा नया करें। जैसे अभी हमने एक योजना बनाई कि प्रदीप सर के बर्थडे पर एक काम करते हैं, वर्ग 1 का कोर्स जो है 1700 रुपए में रख देते हैं, वर्ग 3 का बैच जो है 800 रुपए में रख देते हैं, है ना, जो कि उसका प्राइस 1000 था, उसका प्राइस 2000 था। तो एक ये क्या है, एक नई योजना है और यहाँ पर उद्देश्य सीधा सा दिख रहा है, लाभ कमाना। सर आप अपने यहाँ से क्यों ऐसा इसको कनेक्ट करके बता रहे हो, तुम्हारे दिमाग तक चीजें पहुंच जाएं, उसके लिए किसी भी एग्जाम्पल का सहारा लेना पड़े मैं ले सकता हूं। तो इतनी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई है ना, इतनी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। क्योंकि लाभ का नवयोजन सिद्धांत कुछ ऐसा भी है कि जैसे उद्यमी है ना, उद्यमी के पास सेविंग्स है, तो जब उसके पास बचत होगी, नई नई योजना है, वो कब बना पाएगा, जब उसको मान लो लाभ हुआ। लाभ होने के बाद उसके पास, उसने क्या किया, लाभ के बाद उसने खर्चा वर्चा कर दिया, फिर उसके पास सेविंग्स हो गई। और बचत के बाद फिर उसने किया विनियोग या निवेश, और निवेश से क्या हुआ, उत्पादन बढ़ा, और उत्पादन बढ़ने से क्या होगा, लाभ होगा। उत्पादन बढ़ने से क्या होगा, लाभ होगा। एक उद्यमी है, एक तांडव क्लासेस है, डायरेक्टर है तांडव क्लासेस के। इनको क्या हुआ, तो इन्होंने जब ऑफर निकाला तो इनको लाभ हुआ, इनको ऑफर निकाला तो इनको लाभ हो गया। अब लाभ होने के बाद इनने खर्चा पूरा बांट दिया कि भैया भूमि का इनने किराया भी दे दिया, पूंजी का इन्होंने ब्याज भी दे दिया, और जो श्रमिक हैं उनको इनने पारिश्रमिक भी दे दिया, उनकी वेतन भी दे दी। इसके बाद जो इनके पास पैसा बचा वो इनका क्या हो गया, तो वो इनका बचत हो गया, क्योंकि लाभ से ही हमने सब कुछ बांट दिया है ना, बचत हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, है ना, यही सर की क्वालिटी बहुत अच्छी। हाँ, ये अब ये क्या करेंगे, अब ये इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे दूसरी जगह पर इन्वेस्ट करेंगे। मान लो अब हम एकेडमिक से लेकर आ जाएं, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों को कोचिंग देना स्टार्ट कर दें, यूजीसी नेट के हम कोर्स लॉन्च कर दें, तो ये हमने इन्वेस्ट कर दिया तो फिर हमें उससे भी लाभ मिलने लगेगा। तो समझ पा रहे, एक लाभ कमाने का नया तरीका है, योजना है, लेकिन उसके लिए उद्यमी को क्या करनी पड़ेगी, सेविंग्स करनी पड़ेंगी, बचत करनी पड़ेगी, तब जाके वो विनियोग कर पाएगा, तब जाके वो निवेश कर पाएगा, इन्वेस्ट कर पाएगा। और बिना इन्वेस्टमेंट के वो लाभ नहीं कमा सकता। और इन्वेस्टमेंट कब होगा, जब वो बचत करेगा। इन्वेस्टमेंट कब होगा, जब वो बचत करेगा। नई नई योजनाएं वो कब बना पाएगा, जब उद्यमी बचत करेगा। तो क्या मेरी ये बात समझ में आ गई कि लाभ का नवयोजन जो सिद्धांत है वो क्या है, शुम्पीटर का? क्या ये बात समझ पा रहे हैं? इनको फील करो। सब्जेक्ट को कभी भी पढ़ा या रटा नहीं जाता है, फील किया जाता है, स्पेशली इकोनॉमिक्स को, है ना, स्पेशली इकोनॉमिक्स को। ठीक, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, है ना, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, हाँ, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे बताना
कि जैसे ये तांडव ने किया, तांडव ने ये काम किया कि भैया हमने जो है ऑफर चलाए, लाभ हुआ, हमने सेविंग्स करी, इन्वेस्ट किया, फिर से हमें लाभ हो गया, है ना। अब ये और भी कोचिंग वाले देखेंगे, ये और भी कोचिंग वाले देखेंगे, तो यहां पर जो लाभ हो रहा है इस लाभ को बोलेंगे असामान्य लाभ। यहां पर जो लाभ हो रहा है इसे बोलेंगे असामान्य लाभ। जब ये हमें असामान्य लाभ हुआ तब लोगों ने देखा, बोले यार तांडव वालों ने यूजीसी नेट का, केवीएस का, एनवीएस का, जैसे आपने देखा होगा मैंने अभी हिस्ट्री के यूपी के लिए, बिहार के लिए लॉन्च किया है हिस्ट्री, है ना। एनवीएस का किया है, यूपी पीजीटी का किया है, और बिहार पीजीटी का किया है ना। टीआरई जो टीआरई 4.0 है, 4.0 है, उसके लिए मैंने हिस्ट्री लॉन्च किया है पीजीटी का। तो और लोग भी देखेंगे, बोले यार हम भी लॉन्च करते हैं, तो अब वो सामान्य लाभ में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जब वो करेगा, मैं बेच रहा हूं 1999 का, वो बेचेगा 1499 का, तो कंपटीशन होगा, तो मैं जो कमा पा रहा था उतना नहीं कमा पाऊंगा, क्योंकि ये क्या हो गया है, अब असामान्य लाभ सामान्य लाभ में बदल गया है। क्यों? क्योंकि मार्केट में मेरे कॉम्पिटिटर खड़े हो गए हैं, मार्केट में मेरे प्रतिस्पर्धी खड़े हो गए हैं, वो बोल रहे हैं कि अगर ये लोग 1700 का कोर्स बेच रहे हैं तो हम 1499 1500 का बेचेंगे, हम 1000 रुपए का बेचेंगे। समझ पा रहे मेरी बात की नहीं समझ पा रहे? तो अब ये असामान्य लाभ असामान्य नहीं रहेगा, ये सामान्य लाभ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो व्यापार चक्र वाला पॉइंट समझ में आ गया कि व्यापार चक्र के 4 चीजें होती हैं। एक तो विस्तार होता है, फिर शिखर पर पहुंचती है, फिर उसके बाद संकुचन स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद गर्त स्टार्ट होता है, और इसके बाद लाभ का नवयोजन सिद्धांत का मतलब क्या है कि यहां पर जो उद्यमी को लाभ होता है, उद्यमी उसमें से बचत करता है, निवेश करता है, उत्पादन को बढ़ाता है। अब जब यहां पर उत्पादन बढ़ेगा तो लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, है ना। और यहां पर जब अब जैसे मैं हूं, मैंने मान लो यूजीसी नेट के लिए हिस्ट्री स्टार्ट कर दी, तो मुझे टाइपिस्ट लगेंगे, है ना, मुझे कंटेंट डेवलपर लगेंगे, मैं तो मेरा काम तो केवल पढ़ाना है ना। और यही काम अगर सामने वाला करने लगता है तो लोगों को तो रोजगार मिलेगा ना। हमारे यहाँ पर कुछ एम्प्लॉइज काम करेंगे, कुछ उनके यहाँ पर एम्प्लॉइज काम करेंगे, तो ऐसे में रोजगार के अवसरों का सृजन होगा ना। जो शिक्षित बेरोजगारी है वो कम होगी ना। कंटेंट डेवलपर को वो भी रखेंगे, हम भी रखेंगे, टेस्ट बनाने वालों को वो भी रखेंगे, हम भी रखेंगे, उनको भी प्रॉफिट होगा, उनको भी एक इनकम होगी, उनकी भी आय बढ़ेगी। समझे मेरी बात कि नहीं समझे? बहुत आसान भाषा में, बहुत अपना एक फेमिलर एग्जांपल देकर आपको समझाने का सुम्पीटर का आर्थिक विचार। अगर इसमें से कोई डाउट हो तो पूछ लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। पूंजीवाद का क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। एक समय ऐसा लास्ट में पूंजीवाद का क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा समय के साथ। इन्होंने ऐसा बोला है, आने वाले समय में क्या होगा, तो निजी पूंजी पर या संसाधनों पर सरकार का अधिकार हो जाएगा, और जो समानता के आधार पर होगा। क्लियर है? आगे देखो, एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है कार्ल मार्क्स, है ना। ये तूफानी आदमी है ना, ये तूफानी आदमी है। कार्ल मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो जर्मनी में पैदा होते हैं, 1818 में इनका जन्म होता है। जर्मनी में रहे, जर्मनी मैंने बोला है कि वेस्ट में जब भी आप जाओगे तब आपको वहां पर पूंजीवाद दिखेगा, कैपिटलिज्म दिखेगा। अब जब मैं सर ये पूंजीवाद की बात करता हूं, कैपिटलिज्म की बात करता हूं, तो इन्होंने क्या किया, उस पूंजीवाद का विरोध करना स्टार्ट कर दिया और समाचार पत्र निकालने लगे, अपने लेख लिखने लगे। उन समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों के विचारों में परिवर्तन आने लगा, लोगों की चेतनाएं जो हैं वो जागृत होने लगी, लोगों के विचार बदलने लगे, और पूंजीवाद और समाजवाद में उन्होंने डिफरेंस करना सीख लिया। किसने? लोगों ने। किसकी वजह से? कार्ल मार्क्स की वजह से। इनको जर्मनी से भगा दिया गया, है ना। पीएचडी होल्डर्स हैं ये, और इनकी अगर मैं बात करूं तो दर्शन शास्त्र भी इन्होंने पढ़ा है, इतिहास भी इन्होंने पढ़ा है, सोशोलॉजी मतलब फिलॉसफी भी पढ़ी है, हिस्ट्री भी पढ़ी है, सोशोलॉजी भी पढ़ी है। जर्मनी में रहे, वहां से भगा दिया गया, पेरिस गए, पेरिस में 20 साल रहे, और उसके बाद इन्होंने ब्रुसेल्स जो है वहां पर ये क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। मैंने बोला था कि समाचार पत्रों के माध्यम से इन्होंने पूंजीवाद का विरोध किया है, जर्मनी में किया है, और जर्मनी से इनको निकाल दिया गया है, देश से निकाल दिया गया, और इन्होंने समाजवाद का पुरजोर समर्थन किया है। ये भाई साहब दो चीजें देकर जाते हैं, ये भाई साहब दो चीजें देकर जाते हैं। एक तो बोलते हैं मूल्य सिद्धांत, और दूसरा बोलते हैं ये अतिरेक मूल्य का सिद्धांत। और ये पहला व्यक्ति था जिसने अतिरेक मूल्य का सिद्धांत दिया था, और इसने बोला था कि यहां पर जो उद्यमी होते हैं, यहां पर जो उत्पादक वर्ग होता है, वो श्रमिकों का शोषण करता है। इन्होंने दो टाइप से चीजें बोली हैं, एक मूल्य सिद्धांत की और एक अतिरेक मूल्य सिद्धांत की। आइए मैं उनको बहुत आसान भाषा में आपको डिस्कस करके बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा,
है ना। ध्यान से सुनिएगा, मैंने यहां पर लिखा है क्या, कार्ल मार्क्स। यहां पर मैंने क्या लिखा है, कार्ल मार्क्स। और मैंने बोला है कि भैया तुम्हें क्या पढ़कर आना है, पाश्चात्य विचार पढ़कर आना है। और पाश्चात्य विचार अर्थशास्त्र के पढ़ोगे तो उन्हें आर्थिक विचार कहा जाएगा। पाश्चात्य ये हो गया और उनका विचार ये हो गया। इन्होंने दो टाइप से चीजें बोली हैं, इन्होंने दो टाइप से चीजें बोली हैं। इन्होंने सबसे पहले बोला है मूल्य का सिद्धांत, इन्होंने सबसे पहले बोला है मूल्य का सिद्धांत। दूसरा इन्होंने बोला है अतिरेक मूल्य का सिद्धांत। इसको भी मैं अभी दो भागों में बांटूंगा, अतिरेक मूल्य का सिद्धांत, अतिरेक मूल्य का सिद्धांत, है ना। इसको भी मैं अभी दो भागों में बांटूंगा। यस, इतनी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, है ना। एक होता है प्रयोग मूल्य और एक होता है विनिमय मूल्य। एक होता है प्रयोग मूल्य और एक होता है विनिमय मूल्य। ऐसे ही यहां पर होता है, ऐसे ही यहां पर होता है कि एक होता है प्रयोग मूल्य और एक होता है विनिमय मूल्य, एक होता है विनिमय मूल्य। परंपरावादी जो अर्थशास्त्री थे, परंपरावादी अर्थशास्त्री मतलब जो पुराने अर्थशास्त्री थे, उन्होंने मूल्य का सिद्धांत श्रम पर आधारित दिया है। परंपरावादी जो पुराने अर्थशास्त्री हैं, परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने, पुराने जो अर्थशास्त्री थे, अर्थशास्त्रियों ने श्रम पर आधारित, श्रम पर आधारित मूल्य सिद्धांत दिया है, श्रम पर आधारित मूल्य सिद्धांत दिया है। अब ये सर श्रम पर आधारित मूल्य सिद्धांत क्या होता है ना। श्रम पर आधारित मूल्य सिद्धांत ये होता है, जैसे मैंने किसी वस्तु को बनाना स्टार्ट किया तो एक कच्चा माल लगेगा उसमें। जैसे मैंने मान लो ब्रेड बनाई तो आटा लगेगा, वो उसका गेहूं लगेगा, तो गेहूं क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो गया। तो जैसे मैंने अब उस भूमि ली होगी ब्रेड बनाने के लिए, है ना, क्योंकि आटा से क्या बनेगा, ब्रेड बनेगा, है ना। एक बेकरी मैंने खोला है तो उसके लिए भूमि भी मैंने किराए पर ली होगी, ठीक है, तो उसका क्या जाएगा, किराया जाएगा। बहुत सारे श्रमिक काम कर रहे होंगे तो उनको वेतन जाएगा। मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए, मशीनों खरीदने के लिए कुछ पूंजी भी ली होगी, किराया विराया देने के लिए, पारिश्रमिक देने के लिए तो मुझे ब्याज भी देना पड़ेगा। तो ये सब क्या है, इसके बाद, ये सब देने के बाद मैं जिस आधार पर उस ब्रेड का मूल्य डिसाइड करता हूं, ये सब देने के बाद मान लो ये इन सब का खर्चा आया 10 रुपया, ठीक है, और मैंने बोला कि मैं इसको 15 में बेचना चाहता हूं, मतलब मैं यहां पर 5 रुपए लाभ कमाना चाह रहा हूं, मैं यहां पर 5 रुपए लाभ कमाना चाह रहा हूं। मैंने इस आधार पर डिसाइड किया कि 10 रुपया तो मेरा ब्रेड को बनाने में खर्चा हो जाता है, रुपया तो मेरा ब्रेड को बनाने में खर्चा हो जाता है। मैं कच्चा माल खरीदता हूँ, गेहूं खरीदता हूँ, मैं भूमि का किराया देता हूँ, मेरे यहाँ पर जो लड़के काम कर रहे हैं उनको वेतन देता हूँ, और इसके अलावा जो मेरी पूंजी लगाई हुई है उसका मैं हर महीने बैंक को ब्याज देता हूँ। तो इसके इस आधार पर देखा जाए तो 10 का पड़ रहा है, और मैं काम क्यों कर रहा हूँ, मैं जोखिम क्यों वहन कर रहा हूँ, लाभ कमाने के लिए। तो मुझे 5 रुपए का लाभ होगा, मैं 15 का इसको बेचूंगा। ये पहले चलता था, इसी को बोला जाता था श्रम पर आधारित मूल्य। किसी वस्तु की कीमत का, किसी वस्तु की कीमत का अगर निर्धारण करना है तो जो परंपरावादी अर्थशास्त्री होते थे वो श्रम पर आधारित मूल्य, श्रम पर आधारित मूल्य पर उसका क्या करते थे, उस वस्तु की कीमत का निर्धारण करते थे। इनने थोड़ा सा अपोजिट बोला, ये बोले गलत बोल रहे हो। इनने बोला आप विनिमय मूल्य के आधार पर क्या नहीं कर सकते, तो विनिमय मूल्य के आधार पर किसी वस्तु का, है ना, विनिमय मूल्य के आधार पर किसी वस्तु का मूल्य डिसाइड नहीं कर सकते। आप जो करोगे वो प्रयोग मूल्य के आधार पर एक उपभोक्ता को उस ब्रेड के खाने के बाद कितनी संतुष्टि मिलती है ये मैटर करता है। अगर उसकी संतुष्टि ज्यादा है तो आप उसकी कीमत ज्यादा रख सकते हो। जैसे आप देखते हो, है ना, बाजार में कई तरीके के शूज आते हैं, बाजार में कई तरीके के टोस्ट आते हैं, रस्क आते हैं, लेकिन हम जो है डिमांड करते हैं कि भैया हमें ब्रिटानिया वाला टोस्ट चाहिए, भैया हमें पतंजलि का बिस्किट चाहिए आटे वाला। क्यों? क्योंकि उसको खाने के बाद तुम्हें उससे ज्यादा संतुष्टि मिलती है। अर्थात पतंजलि के बिस्किट की उपयोगिता अधिक है। अर्थात अगर मैं बात करूं
कि आप जो ब्रांडेड शूज खरीद रहे हो, नाइकी प्यूमा के, आप जो आईफोन खरीद रहे हो, उससे आपको ज्यादा संतुष्टि मिल रही है। आपको वीवो, ओप्पो, सैमसंग जैसे मोबाइलों से संतुष्टि कम मिल रही है। यही कारण है कि आईफोन्स की कीमत अधिक होती है। यही कारण है कि नॉर्मल टोस्ट आप जो खरीदते हो उससे ब्रिटानिया का टोस्ट आपको महंगा मिलता है, क्वांटिटी कम मिलती है, क्योंकि उससे संतुष्टि ज्यादा मिलती है। आप बोलते हो नहीं इसका टेस्ट अच्छा है, हम ये खरीदेंगे। प्रयोग मूल्य अर्थात आपको उससे कितनी संतुष्टि मिलती है। अगर संतुष्टि का लेवल अधिक है, अगर उस वस्तु की उपयोगिता अधिक है, अर्थात उस वस्तु का प्रयोग आप ज्यादा कर रहे हो, तो निश्चित रूप से आपका क्या होगा, उस वस्तु का मूल्य अधिक होगा। विनिमय पर, एक्सचेंज पर नहीं होगा, विनिमय पर नहीं होगा। संतुष्टि के स्तर पर हम क्या करेंगे, तो किसी वस्तु के मूल्य का निर्धारण करेंगे। यहां पर इन्होंने श्रमिकों के संबंध में बोला है अतिरेक मूल्य का सिद्धांत। मैं आपसे बताता हूं, मैं आपको बोलता हूं, मैंने एक श्रमिक को रखा और एक भैया को रखा। मैंने बोला भाई तुम्हें क्या करना है, तुम्हें दिन भर लेक्चर लेना है और तुम क्या करोगे, पूरे दिन में आपको 12 घंटे की जॉब करनी है और उसमें 8 लेक्चर लेना है। मैंने ये एप्लीकेशन पर भी विधिवत एग्जांपल देकर समझाया है ना। मैंने उस भाई से बोला है, मैंने उसको एक दिन का बोला है कि मैं तुम्हें एक दिन का 1000 रुपए दूंगा और तुम्हें मेरे यहाँ 12 घंटे काम करना पड़ेगा। 12 घंटे मतलब सुबह 8 से शाम को 8 तक आपको रहना पड़ेगा। सुबह 8 से शाम को 8 बजे तक आपको रहना पड़ेगा, 12 घंटे की जॉब करनी पड़ेगी। ये हो गया उसका विनिमय मूल्य। मैंने उसको एक दिन के लिए क्या कर लिया है, एक तरीके से देखा जाए तो मैंने उसको खरीद लिया है ना। 1000 रुपए में मैंने उसको खरीद लिया है। लेकिन मैं उसके प्रयोग मूल्य की अगर बात करूं तो प्रयोग मूल्य उसका बहुत ज्यादा है। मैं उससे बहुत सारा क्या कर सकता हूं, तो लाभ कमा सकता हूं। यहां पर ऐसा अगर होगा तो निश्चित रूप से क्या होगा, उस व्यक्ति का, उस श्रमिक का शोषण होगा। जो भी उद्यमी है, जो भी आपका उद्योग लगा हुआ है, उस उद्योग में जो श्रमिक काम कर रहा है उसका शोषण होना तय है। विनिमय मूल्य मतलब मैंने बोला कि एक दिन में मैं आपको इतना पैसा दूंगा, उसके बदले में मैं उसका प्रयोग कितना भी करूं। तो इन्होंने इसका विरोध किया, बोले भैया इससे क्या होता है, किसानों का शोषण होता है। जब प्रयोग मूल्य में से विनिमय मूल्य को घटा दिया जाता है तब अतिरेक मूल्य निकल कर आता है। जब हमने देखा कि इसकी प्रोडक्टिविटी तो बहुत ज्यादा है, इसका प्रयोग मूल्य तो बहुत ज्यादा है, उसकी तुलना में इसको विनिमय मूल्य बहुत कम मिल रहा है। अगर इसका वास्तव में देखा जाए प्रयोग 1500 2000 के लायक हो रहा है, लेकिन इसको तो मात्र 1000 रुपए मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका 500 या 1000 रुपए का शोषण हो रहा होगा। यही जो 500 और 1000 रुपए मैंने आपको बताए कि भाई यही क्या है, तो अतिरेक मूल्य है। तो ये कार्ल मार्क्स ने दोनों चीजें दी हैं और पहली बार कार्ल मार्क्स ने अतिरेक मूल्य का सिद्धांत दिया था। तो ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि सर्वप्रथम अतिरेक मूल्य का सिद्धांत देने वाले कार्ल मार्क्स थे, जिन्होंने पूंजीवाद का विरोध किया है और समाजवाद का समर्थन किया है। एक बार सभी लोग थम्स अप कर दें। अमित, पारू, सुषमा, तरुण, त्रिवेणी, है ना, जितने लोग हैं उनका बढ़िया रिवीजन भी हो रहा होगा, है ना। कि मैंने बोला भी है कि आप लोगों का एप्लीकेशन की क्लासेस का यूट्यूब में मैं समय समय पर रिवीजन करवाऊंगा, लेकिन जब मुझे ठीक लगेगा तब मैं करवाऊंगा। पूरा कंटेंट यूट्यूब पर देना संभव नहीं है ना, पूरा कंटेंट यूट्यूब पर देना संभव नहीं है। अगर आप विधिवत क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जो है हमारे एप्लीकेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। चलो, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब आइए पीगू पर बात करते हैं। जब भी तुम्हें पीगू दिखे, जब मैंने आपको अर्थशास्त्र की परिभाषाएं पढ़ाई हैं और हर एक व्यक्ति का अलग अलग दृष्टिकोण बताया है, कि जब भी एडम स्मिथ आता है तो एडम स्मिथ बोलता है धन केंद्रित अर्थशास्त्र, क्योंकि उन्होंने द वेल्थ ऑफ नेशन लिखी है। पूंजीवाद के बहुत बड़े समर्थक थे वो, है ना। तो एडम स्मिथ की जब भी बात आती है तो एडम स्मिथ हमेशा बोलते हैं धन केंद्रित अर्थशास्त्र। उनने बोला कि पूरा का पूरा जो अर्थशास्त्र है, पूरा का पूरा जो अर्थशास्त्र है वो धन पर टिका हुआ है, उसके सेंटर में धन है। अच्छा, पीगू भाई साहब बिल्कुल उल्टा बोलते हैं। पीगू बोलते हैं कि जो अर्थशास्त्र की पीगू से परिभाषा पूछी जाती है, क्योंकि अर्थशास्त्र की परिभाषाओं में भी हमने समय समय पर क्या देखा है, अंतर देखा है, क्योंकि लोगों की मांग, लोगों की आपूर्ति अलग अलग होती जा रही है। समय बदल रहा है धीरे धीरे, लोगों की डिमांड्स चेंज हो रही हैं धीरे धीरे। पहले हम 5 रुपए का समोसा खाते थे, संतुष्ट हो जाते थे। आज का नया जो बच्चा है वो पिज्जा मांगता है, वो मैकडी जाने का शौक रखता है, वो डोमिनोज जाने का शौक रखता है, ठीक है। और जैसे मैं बात करूं अगर, तो आजकल तुम देखो, आजकल वो माताओं को, बहनों को अगर खाना बनाना है तो वो अपने बच्चों को मोबाइल दे देती हैं
और हम लोगों को पहले बोल दिया जाता था कि जाओ मोहल्ले में 2 घंटे खेलकर आ जाओ। तो समय बदल रहा है, डिमांड्स बदल रही है, तो अर्थशास्त्र की परिभाषा में भी परिवर्तन आना तय है। पीगू की बात करता हूं तो 1877 में इस बंदे का जन्म होता है और इसका एक बहुत अर्थशास्त्र से संबंधित एक ग्रंथ है जिसका नाम है इकोनॉमिक वेलफेयर। सवाल आ सकता है कि इकोनॉमिक वेलफेयर जो ग्रंथ है या ये जो पुस्तक है ये किसकी है, तो आपको जवाब देना है। जैसे हमने देखा दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की है, वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की है, ऐसे ही इकोनॉमिक वेलफेयर, जब भी वेलफेयर की बात आए इन्होंने समाज कल्याण केंद्रित अर्थशास्त्र की बात की है। अब इस समाज कल्याण केंद्रित अर्थशास्त्र में क्या क्या होता है मैं बताता हूं। सामाजिक कल्याण अर्थशास्त्र की जो इन्होंने परिभाषा दी है, सामाजिक कल्याण का मतलब होता है कि इसमें मानव का भी कल्याण होना चाहिए और इसमें जनजातियों का भी कल्याण होना चाहिए। हमें ऐसी नीतियां बनानी है, हमें ऐसा विश्लेषण करना है, हमें ऐसा एनालिसिस करना है ताकि हम इस प्रकार की नीतियां बना सकें, इस प्रकार की योजनाएं बना सकें ताकि समाज का कल्याण हो। समाज का कल्याण कहने का मतलब यह है कि मानव का कल्याण हो, जनजातियों का कल्याण हो। हमें इस तरीके का आर्थिक विश्लेषण करना है। तो कल्याणकारी जो अर्थशास्त्र केंद्रित परिभाषा देते हैं वो हमारे पीगू देते हैं। क्या होता है सर, मैं आपको बताऊं तो 2 तरीके का अर्थशास्त्र होता है। मैंने आपको वैसे बताया है कि क्या अर्थशास्त्र कला है, क्या अर्थशास्त्र विज्ञान है, अगर कला है तो क्यों है, अगर विज्ञान है तो क्यों है, कला नहीं है, विज्ञान नहीं है, पक्ष में तर्क विपक्ष में तर्क, फिर वास्तविक विज्ञान है या आदर्श विज्ञान है। तो जब भी वास्तविक विज्ञान की बात होती है, क्या अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है, क्या अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है? कहने का मतलब कि क्या जो अर्थशास्त्र है ये वास्तविक और आदर्श, एक होता है रियलिस्टिक चीजें और एक होता है आइडियोलॉजिस्टिक चीजें। कहने का मतलब रियल का मतलब ये है कि अगर कोई आर्थिक घटना घटित हुई है, अगर कोई आर्थिक क्रिया हुई है तो वो क्या है, वो आर्थिक घटना क्या है और उसका क्या कारण रहा है घटित होने के पीछे और उसका क्या रिजल्ट निकल कर आएगा। इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर फोकस किया जाता है ना। इस पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर फोकस किया जाता है कि क्या है का कारण बताओ आप और परिणाम बताओ। जैसे मैं आपको बोलूं कि एक एक्सीडेंट हो जाता है, एक ट्रक पलट जाता है हाईवे में, एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा। तो ये नहीं देखेंगे कि भाई ये ट्रक पलट गया तो सीधा जाके इसकी व्याख्या करने लगेंगे ट्रक पलट गया, नहीं, ये एक एक पर काम करेंगे, कारण ढूंढेंगे। पहले कारण कैसे ढूंढेंगे, कारण ढूंढेंगे क्या ब्रेक फेल हो गया था, क्या कोहरा फॉग ज्यादा था, कोहरे की वजह से, या फिर ड्राइवर ने ड्रिंक करके रखा था, या फिर ब्रेक फेल हो गए थे, या फिर सामान जो ट्रक में लोड था, सामान या जो माल लोड है वो ज्यादा था, उसकी क्वांटिटी ज्यादा थी। और फिर उसके परिणाम डिस्कस करेंगे कि भाई इतना नुकसान हो गया है, उससे अर्थशास्त्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। जबकि जब आदर्श अर्थशास्त्र की बात होती है तब वहां पर 2 चीजें हैं, क्या ये सही हुआ, क्या ये उचित हुआ, क्या ये नैतिक है या अनैतिक है। जब भी सही गलत की बात हो, उचित अनुचित की बात हो, तब वहां पर आदर्श अर्थशास्त्र आता है, तब वहां पर आदर्श अर्थशास्त्र आता है। और आदर्श अर्थशास्त्र में बात होती है क्या होना चाहिए, और जबकि वास्तविक अर्थशास्त्र में बात होती है क्या है और इसके परिणाम क्या है पर आपका पूरा का पूरा वास्तविक अर्थशास्त्र टिका हुआ है और इसका जो दृष्टिकोण होता है वो वैज्ञानिक होता है। तो क्या है मतलब वास्तविक अर्थशास्त्र और क्या होना चाहिए मतलब आदर्श अर्थशास्त्र। व्याख्या कारण और परिणाम की कहां पर होती है, तो वास्तविक अर्थशास्त्र में कारण और परिणाम की व्याख्या होती है। अगर कभी ऐसा सवाल आएगा तो बन जाएगा। अगर कभी आता है कि क्या है और व्याख्या संबंधी जो चीजें हैं या व्याख्या संबंधी जो प्रावधान है वो वास्तविक अर्थशास्त्र में है या आदर्श अर्थशास्त्र में है। दूसरा सवाल इस तरीके से पूछा जा सकता है, क्या होना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है। अगर आपसे ऐसा सवाल पूछा जाता है तो आप बताएंगे कि सर ये आदर्श की बात है, और क्या है व्याख्या की अगर बात करता है, कारण परिणाम की बात करता है तो वास्तविक में जाएगा। तो वास्तविक और आदर्श अच्छे से समझ गए, है ना। वास्तविक और आदर्श अच्छे से समझ गए। अगर मैं बोलूं कि भैया कार्य प्रणाली का अध्ययन करके भविष्यवाणी करना है तो किस में जाएगा। कार्य प्रणाली का अध्ययन करो और उसके आधार पर भविष्यवाणी करो। मैंने आपसे बोला है कार्य प्रणाली का अध्ययन करो, जो भी घटना घटित हुई है ना,
क्या पता रोड में जर्क ज्यादा हो। अब मैंने आपसे पूछा कि कार्य प्रणाली का अध्ययन करने के पश्चात आपको भविष्यवाणी करनी है, ये आदर्श में जाएगा कि वास्तविक में जाएगा? कमेंट करके बताइएगा। मैंने एक आपको एग्जांपल दिया है ना कि कार्य प्रणाली का अध्ययन करना है, विश्लेषण करना है, और उसके बाद आपको ये बताना है कि ये वास्तविक में जाए। कार्य प्रणाली का अध्ययन करके व्याख्या करनी है, व्याख्या नहीं, कार्य प्रणाली का अध्ययन करके भविष्यवाणी करनी है। भविष्यवाणी करनी, भविष्यवाणी कर रहे हो, भविष्यवाणी कैसे वास्तविक में हो जाएगा? भविष्यवाणी तो आदर्श है ना, क्या होना चाहिए, क्या होगा, ये सब वास्तविक बातें थोड़ी हैं, ये आदर्शात्मक बातें हैं, है ना। आदर्श विज्ञान होगा। वेरी गुड, है ना। भविष्यवाणी जैसा शब्द आ गया, बोलते ना अरे ये एक्सीडेंट तो लिखा था आज की डेट पर होना था, है ना। जैसे वो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ तो उन्होंने बोल दिया कि वो डेट गलत थी, उस डेट में एक्सीडेंट होना तय था। तो वो सब भविष्यवाणी तुम कर रहे हो, ये फालतू की बातें हैं, है ना। लेकिन वास्तविक अर्थशास्त्र में देखा जाए तो उसका रीजन देखा जाएगा। समझ पा रहे मेरी बात की नहीं? तो ये आदर्श होगा क्योंकि वहां पर एक शब्द जुड़ा हुआ है, भविष्यवाणी। ठीक। और व्याख्या देखो, भविष्यवाणी जुड़े या फिर ऐसा होना चाहिए था, है ना, ऐसा शब्द मिल जाए तो समझ जाना है कि ये आदर्श है। और वास्तविक में देखना कि वो कारण की और परिणाम की तथ्यों के आधार पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए व्याख्या करेगा, तो वो वास्तविक हो जाएगा। पीगू के बाद सर हम बात करते हैं जेबी से की। इनका जन्म फ्रांस के लियोन्स में होता है, 1767 में होता है, और ये भाई साहब बहुत तगड़ा है। तो आप देखो, मैं आपसे अगर पूछूं कि आप मुझे दो चीजें बताना, धन केंद्रित अर्थशास्त्र किसने बोला है? कमेंट करके बताओ। धन केंद्रित अर्थशास्त्र की परिभाषा किसने दी है? दूसरा, कल्याण केंद्रित अर्थशास्त्र की परिभाषा किसने दी है? कमेंट करके बताओ। इन दोनों के नाम मुझे चाहिए। एक तो धन केंद्रित अर्थशास्त्र का अमित ने बताया, एडम स्मिथ, है ना। अमित ने बताया एडम स्मिथ, वेरी गुड। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कल्याण केंद्रित अर्थशास्त्र की परिभाषा किसने दी है? कल्याण केंद्रित अर्थशास्त्र की परिभाषा किसने दी है? मार्शल कहां से आ जाएगा? रुक जाओ, पहले ये एक ही व्यक्ति का, मेन व्यक्ति जो है एडम स्मिथ है धन केंद्रित के लिए, है ना। अब मैं बात करता हूं मानव केंद्रित की, तो तुम बोलोगे मानव केंद्रित या कल्याण केंद्रित या सामाजिक कल्याण से संबंधित जो दी है वो किसने दी है? तो हम जवाब देंगे कि आपके किसने दी है? पीगू ने दी है। तो कल्याण केंद्रित जो अर्थशास्त्र है, कल्याण केंद्रित जो अर्थशास्त्र है वो किसने दिया है? पीगू ने दिया है ना। कल्याण केंद्रित जो अर्थशास्त्र है वो किसने दिया है? पीगू ने दिया है। उम्मीद है इतनी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये भाई साहब जो आया है जेबी से, इसका तुम सुनोगे ना, ये बोलता है कि कभी भी बेरोजगारी तो आ ही नहीं सकती, है ना। इनने बोला सामान्य बेरोजगारी संभव ही नहीं है। क्यों? इनने बोला है कि पूर्ति स्वयं मांग उत्पन्न करती है। डिमांड जो है, इनने बोला है से के बाजार नियम में पूर्ति स्वयं मांग उत्पन्न करती है। पूर्ति स्वयं मांग उत्पन्न करती है, कहने का मतलब यह है कि आप उत्पादन करते रहो, डिमांड होती रहेगी। आप उत्पादन करते रहो, डिमांड होती रहेगी। इनका मतलब यह था कि पूर्ति स्वयं मांग उत्पन्न करती है। अब जब तुम सप्लाई करोगे, जब आप सप्लाई करोगे, सप्लाई के लिए आपको प्रोडक्शन करना पड़ेगा, उत्पादन के लिए आपको लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, आप लोगों को रोजगार दोगे। तो इन्होंने बोला है कि सामान्य बेरोजगारी तो संभव ही नहीं है। इन्होंने बोला है कि सामान्य बेरोजगारी तो संभव ही नहीं है, बेरोजगारी तो आ ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि पूर्ति स्वयं मांग उत्पन्न कर लेती है। जब भी आप सप्लाई करोगे तो डिमांड ऑटोमेटिक होने लगेगी। दूसरा इन्होंने बोला है कि आर्थिक प्रणाली का स्वयं समायोजन होता है ना। आर्थिक प्रणाली स्वयं समायोजनशील होती है। कहने का मतलब, स्वयं जोड़ लेना यहां पर, आर्थिक प्रणाली स्वयं समायोजन का मतलब यह है कि सेल्फ एडजस्ट हो जाती हैं सारी चीजें, डिमांड और सप्लाई ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाती है। इन्होंने बोला कि यहां पर जो आपका उद्यमी है और जो आपका उपभोक्ता है, कहने का मतलब कि जो उत्पादन कर रहा है, जो प्रोड्यूसर है और जो कंज्यूमर है, इनको स्वतंत्र होना चाहिए। क्रेता और विक्रेता दोनों को स्वतंत्र रूप से बाजार में क्रियाएं करनी चाहिए। उसमें सरकार का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तभी क्या हो सकती है? तो स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हो सकती है और इससे क्रेता को ज्यादा से ज्यादा लाभ होगा। अगर कभी, जैसे मान लो मैं बाजार पहुंचा, सामने वाला बोला कि भैया शुगर 45 रुपए किलो है,
बगल वाला बोला भैया शुगर 42 रुपए पर केजी है। और साइड में गया तो उसने मुझे बुलाया, बोले ये लोग बेवकूफ बना रहे हैं, मैं तुम्हें शुगर दे रहा हूं 40 रुपए पर केजी दे रहा हूं। तो इससे एक स्वच्छ प्रतिस्पर्धा है, मतलब आपस में कंपटीशन है। इससे जो क्रेता है, मतलब जो लेने वाला है, जो मैं हूं, इससे मुझे फायदा होगा। अगर केवल एक ही विक्रेता होता तो मुझे शुगर 45 का मिलता, या फिर सरकार डिसाइड कर देती कि भैया तुम्हें शुगर 45 से ज्यादा का नहीं बेचना है, तो मुझे शुगर जो है 45 का ही मिलता। अब यहां पर सरकार ने किसी भी प्रकार का कोई कंट्रोल, किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं लगा कर रखा है, तो मुझे क्या हो गया, फायदा हो गया, क्रेता को फायदा हो जाता है और मुझे शुगर जो है वो 40 रुपए पर केजी मिल जाता है। तो आर्थिक प्रणाली, जो भी इकोनॉमिक सिस्टम है, ये सेल्फ एडजस्ट होता रहता है, डिमांड एंड सप्लाई चलती रहती है, कभी भी बेरोजगारी नहीं आती है। इन्होंने बोला कि आप तो सप्लाई करते रहो, आप तो केवल प्रोडक्शन करते रहो, आप लोगों को रोजगार देते रहो, डिमांड अपने आप होती रहेगी। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने एक स्पष्ट विचार दिया है। इन्होंने कई सारे अर्थशास्त्रियों की क्या किया है, तो कई सारे अर्थशास्त्रियों की आलोचना भी करी है। और इन्होंने अर्थशास्त्रियों की आलोचना में परिभाषा से संबंधित आलोचना भी करी है, उत्पादन संबंधी आलोचना भी करी है, और वितरण संबंधी जो है आलोचना भी करी है अर्थशास्त्रियों की, और मूल्य सिद्धांत पर भी। क्योंकि ये व्यक्ति जो है ना, ये एडम स्मिथ का समर्थक है और इसने पूंजीवाद का खूब समर्थन किया, लेकिन एडम स्मिथ जैसे धन केंद्रित अर्थशास्त्र पर आधारित परिभाषा नहीं दी है। एडम स्मिथ ने धन केंद्रित अर्थशास्त्र पर परिभाषा दी थी, इनने नहीं दी है, इनने कुछ अलग बोला है। इन्होंने बोला है भैया कि जो अर्थशास्त्र की परिभाषा है ना, जो अर्थशास्त्र की परिभाषा है वो 3 चीजों पर डिसाइड होती है। कैसे? एक तो उत्पादन, एक वितरण, है ना, ये आपने पढ़ा भी होगा, मैंने आपको पढ़ाया भी है। ठीक है, उत्पादन है, वितरण है, ठीक, और इसके अलावा उपभोग है। इन्होंने बोला है कि अर्थशास्त्र में ना तो धन केंद्रित ना कल्याण केंद्रित, इनका जो इनका जेबी से का जो है, इन्होंने स्पष्ट बोला है कि उत्पादन, वितरण और उपभोग, इन 3 चीजों से क्या होती है, अर्थशास्त्र की परिभाषा। ठीक, ये आपको बहुत अच्छे से मैं क्लासेस में पढ़ा चुका हूं, और ये मैंने आपको क्या बताया था, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु में मैंने आपको ये सारी चीजें पढ़ा रखी हैं। उत्पादन संबंधी विचार में इन्होंने बोला है कि जो भूमि होती है, जो भूमि होती है, ये क्या है, ये उत्पादक है, भूमि से ही उत्पादन होता है। और इसके अलावा इन्होंने बोला है कि भूमि उत्पादक है या उत्पादन भूमि में होता है। इसके अलावा इन्होंने बोला है सेवाएं भी उत्पादन में आती हैं, सेवाएं भी उत्पादन में आती हैं। अगर मैं डॉक्टर के पास जाता हूं, है ना, हाँ, अगर मैं डॉक्टर के पास जाता हूं, अगर मैं इंजीनियर के पास जाता हूं, अगर मैं लॉयर के पास जाता हूं, अगर मैं किसी दुकानदार के पास, शॉपकीपर के पास जाता हूं, तो अगर वो मुझे सेवाएं दे रहा है, तो वो भी एक प्रोड्यूसर वर्ग है, उत्पादक वर्ग है ना, वो भी एक उत्पादक वर्ग है। तो जे बी से मिलने अर्थशास्त्र की परिभाषा किस आधार पर दी है, उत्पादन, वितरण और उपभोग के आधार पर दी है। इसके अलावा उत्पादन संबंधी विचार में इन्होंने क्या बोला है, तो उत्पादन संबंधी विचार में इन्होंने बोला है कि भैया जो भूमि है वो केवल अकेला उत्पादक वर्ग नहीं है या उत्पादन में नहीं आती, भूमि के साथ साथ सेवाएं भी जो हैं, क्योंकि एडम स्मिथ जो थे, एडम स्मिथ ने सेवाओं को उत्पादन के अंतर्गत शामिल नहीं किया है। जो हमारे जेबी से मिल हैं, इन्होंने सेवाओं को उत्पादन के अंतर्गत शामिल किया है। तो सेवाएं और भूमि दोनों किसके अंतर्गत आती हैं, दोनों जो है उत्पादक के अंतर्गत आती हैं। सेवाएं भी उत्पादक होती हैं और भूमि भी उत्पादक के अंतर्गत आती है। इन्होंने वितरण पर विचार दिया है ना, इन्होंने वितरण पर विचार दिया है, और वितरण पर विचार जो इन्होंने दिया है वो भी आपका कैसा है कि भाई आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको श्रम का जो वितरण है ना, श्रम का जो वितरण है वो, जैसे मैंने आपको बोला था कि उत्पादन के जो साधन हैं, उत्पादन के साधन में पूंजी का लगान है, पूंजी पर ब्याज है, भूमि का आपका लगान या किराया है, ठीक है। इसके अलावा आप देखते हो श्रमिकों का पारिश्रमिक या वेतन देना पड़ेगा। उस तरीके से उन्होंने वितरण पर विचार किया है। और मूल्य सिद्धांत में भी उन्होंने क्या बोला है कि उपभोग या संतुष्टि के स्तर पर वस्तुओं का मूल्य निर्धारित होना चाहिए। जितना ज्यादा लोगों को संतुष्टि मिलेगा उस वस्तु का मूल्य उतना ज्यादा होना चाहिए। तो आज का सेशन ये 4 जो मैंने आपको पाश्चात्य विचारक पढ़ाए हैं, है ना, इनसे संबंधित है। और भारतीय विचारक मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं। ऐसे टोटल 11 विचारक हैं, बाकी के जो बचे हैं वो कल हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा।
पढ़ते रहिएगा। ये 1 बजे आपको यूट्यूब पर अभी क्लास मिलेगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।